हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स तो शुरू भी हो चुके हैं। जो आपका ये वाला चैप्टर है कार्बन एंड इट कंपाउंड्स, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में आना है, इसलिए हमने ये चैप्टर पहले लिया है ताकि आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 महीना है। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट कंपाउंड। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम कार्बन को इतने डिटेल में क्यों पढ़ते हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम हर एलिमेंट को तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते कि हर एलिमेंट के कंपाउंड्स को डिस्कस करें, है ना। तो कार्बन को क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सोचा कभी? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर कार्बन मिलता है। आप लोग डेली भी अपनी लाइफ में कार्बन को देखते हो। देखो, आप लोग डेली पेंसिल को यूज करते हैं। पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही तो एलोट्रोप है, कार्बन से ही तो मिलके बना हुआ है। ठीक है। और जो आप पॉलिथीन बैग यूज करते हो जिसके अंदर सब्जियां वगैरह लाते हैं, वो भी क्या है? कार्बन का ही तो पॉलीमर है। ठीक है, वो भी किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन से मिलके बना हुआ है। जो आप प्लास्टिक की बोतल्स यूज करते हो जिसमें पानी पीते हो, वो किस चीज की मिलके बनी हुई है? कार्बन की मिलके बनी हुई है। जो कपड़े हम डालते हैं, वूल के, सिल्क के, नायलॉन के, वो सब भी किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से मिलके बने हुए हैं। तो कार्बन आपको हर जगह दिखाई देगा, इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट पे ओनली 0.02% मिलता है। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम। ये तो बात हुई कि अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंट मिलता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने परसेंट है? तो एटमॉस्फेयर में कार्बन है 0.03%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में किसकी फॉर्म में मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ से एक चीज नोट कर सकते हो कि देखो, अर्थ क्रस्ट पे ओनली 0.02% है, फिर भी कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं। क्यों? कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो इतने ज्यादा कंपाउंड बना देता है और बाकी कंपाउंड्स, मतलब बाकी एलिमेंट्स नहीं बना पाते। तो हमें इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन वर्ड आया कहां से? ठीक है, आप लोगों का भी कुछ नाम होता है तो कुछ सोच समझ के रखा जाता है। ठीक है, तो कार्बन नाम कहां से आया? तो कार्बन वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड कार्बो। अब कार्बो का क्या मीनिंग है? कार्बो का मीनिंग है कोल। ठीक है, तो जो कार्बो वर्ड है वो कोल, मतलब कार्बन, कार्बन ओरिजिनेट हुआ है कार्बो से और कार्बो का मीनिंग होता है कोल। ठीक है, अब हमने कोल से ही क्यों ओरिजिनेट किया इसे? क्योंकि जो कोल है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो कोल में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो क्या होता है? कार्बन। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन कोल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि कार्बन है क्या, मेटल है कि नॉन मेटल है। तो सर ने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करवाया है, उसमें सर ने आपको बताया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कार्बन आपका होता है नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, और आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 6। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट करते हैं मास नंबर से। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें कार्बन इस फॉर्म में मिलता है C612। तो ये वाला होता है आपका मास नंबर। तो मास नंबर हो गया आपका 12, प्रोटॉन हो गए 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हो गया आपके 12 - 6 = 6। तो प्रोटॉन हो गए 6, न्यूट्रॉन भी हो गए
6। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल स्पीशीज में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहाँ पे 6। अब इस इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उस तरह रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं हमने कैसे करनी है। तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो ये है आपके पास न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल ये है के शेल, ये है आपके पास एल शेल। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। ठीक है, और कार्बन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कितने 6, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी शेल है ये क्या है आपकी आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अब देखो कोई भी एलिमेंट है वो क्या करना चाहता है, अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट फिल करना चाहता है ताकि उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाए। ठीक है, वो अपने आसपास जो उसके पास है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। ठीक है, इसके पास का जो नोबल गैस है नियोन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 10। तो कार्बन को नोबल गैस के बराबर पहुंचने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 4। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो आप इस तरीके से समझे कि जो आउटर मोस्ट शेल है हर जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहीं पे आके कार्बन की कहानी शुरू होती है। जो कार्बन है वो क्या है, एक टर्म आपकी बुक में लिखी होती है, जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, देखो टेट्रा का क्या मीनिंग है, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। यही तो हमने देखा था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो या तो ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या हो जाएगा, जो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है ये उसके पास पहुंच जाएगा। या फिर ये क्या कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन का लूज कर सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करने किसके पास पहुंच जाएगा, ये हीलियम के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो देखो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, किस तरह से फिल होते हैं, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 4। ठीक है, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। तो क्या इस कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पॉसिबल है, क्या जो 6 प्रोटॉन है अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दे तो अब इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएंगे, क्या न्यूक्लियस स्टेबल हो पाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा। अब बात आई क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो देखो कार्बन है वो स्मॉल साइज एलिमेंट है। ठीक है, इसके पास कितने हैं 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखो अब 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड कर रखा है, तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अब हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो न्यूक्लियस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब सिर्फ 6 प्रोटॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, तो वो और टाइटली होल्ड करेंगे। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो हमारे पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब तो 6 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इतने कम, तो उसको और टाइटली होल्ड करेगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो नहीं निकल पाते, क्योंकि कार्बन है वो स्मॉल साइज एलिमेंट होता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और बढ़ जाती है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी पॉसिबल नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी तो फिर कार्बन अब करेगा क्या? तो कार्बन करता है शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हमने सुनी है ना ये लाइन, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चलो ये तो फन फैक्ट था। सो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, क्या कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? ऐसे और भी एलिमेंट है क्या जो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो हाँ, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पहले हम कार्बन को देखते हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, फिर हम देखेंगे और कौन सा एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन है इसके पास, सॉरी हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड 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 बॉन्ड, तो ये आपका बन गया CH4। तो कार्बन ने क्या किया, देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में, सॉरी हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और यहाँ से कार्बन की भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो कार्बन और किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? क्या कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं। आपने ये देखो, ये देखा होगा CCl4, इसमें क्या होता है, कार्बन है अगेन, क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो क्लोरीन के भी क्या होंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन, देखो क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए और कार्बन के भी क्या हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, क्लोरीन के भी पूरे हो गए और कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी पूरे हो गए। ठीक है, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी पूरा हो गया। तो हमने ये कहा था कि कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखते हैं और कौन से बनाते हैं। अभी बस ये आपकी इंट्रोडक्शन ही चल रही है, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगी तभी आप बाकी के चैप्टर कर पाओगे। तो देखो हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा स्टेबल बनने के लिए, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के अलावा अगर हमने और देखने हो तो जैसे भी मैंने आपको बोला कि क्लोरीन है, उसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या उस 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है, और जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है वो कैसे करता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो साइड में कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे कुछ कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है कितना ज्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि देखो ये केल्विन में है। ठीक है, ये केल्विन में इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन देखो 290 दे रखा है हमें,
290 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 17 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट तो कितना कम है, ठीक है। ये तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो भी 25-28 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसी तरह से CH3 क्लोरोफॉर्म, ये है इथेनॉल, ये है मीथेन, ठीक है। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका रीजन है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना मोस्टली वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा होगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमने अभी देखा कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जो कार्बन के मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसी वजह से इनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी कम होता है, ठीक है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें कार्बन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है, तो देखो मोस्टली जगह आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि कार्बन कंपाउंड्स आर, तो यहाँ पे मोस्टली लिख लो, सारे की बात नहीं हो रही, मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों बोला हमने, देखो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, आपको पता है कि कार्बन के पास क्या है, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कार्बन है क्या करता है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, या तो फ्री आयंस होने चाहिए, लेकिन कार्बन के कंपाउंड में तो पोलैरिटी होती ही नहीं, क्योंकि देखो कार्बन क्या है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन क्या है 2.1, इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना इनके अंदर कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नॉन पोलर है तो ये आयंस में कन्वर्ट तो होंगे नहीं, अब आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। और दूसरी बात, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड है कार्बन अपने चारों वैलेंसी पूरी कर लेता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए जो कार्बन के मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मोस्टली कंपाउंड्स, सबकी बात नहीं हो रही, हम मोस्टली वर्ड कब यूज करते हैं जब मैक्सिमम कंपाउंड्स की बात आ जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे घर में हम पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट है वो क्या है, ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचोगे अभी मैंने बोला था कि जो मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, तभी तो मैंने मोस्टली बोला, ठीक है। आपको समझना है कि कौन से कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्यों, जिसके अंदर फ्री आयंस नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कल की क्लास में हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ग्रेफाइट क्या होता है, आसपास वाले मॉलिक्यूल कार्बन के साथ सिर्फ 3 ही बॉन्ड शेयर करता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यही मैंने आपको बोला था कि अगर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर हम कल क्लास में समझेंगे, क्योंकि क्यों डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता और क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम मोस्टली कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने कार्बन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया। अच्छा देखो चैप्टर का नेम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो क्वेश्चन फिर से वहीं पे आके अटक गया कि कार्बन इतने ज्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स बनाता ही क्यों है। तो ये क्वेश्चन भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी है, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आप हमारे सोशल हैंडल्स पे जाके भी हमें
मैसेज कर सकते हैं। सोशल हैंडल्स का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।